नमस्कार। आप सुन रहे हैं किताब घर और मैं हूं अरिसुदन। किताब घर में हम बात करते हैं हिंदी किताबों पर, नई पुरानी हर तरह की, चाहे कल्पना हो, इतिहास, कविता, कहानी या व्यंग्य। हर शनिवार हम एक लाइव सेशन करते हैं। आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। लिंक यहीं नोट्स में दिया हुआ है। हमारी आज की किताब है प्रवीण झा जी की लिखी हुई वाह उस्ताद। तो चलिए सुनते हैं किताब घर में आज की चर्चा। और डॉक्टर प्रवीण झा की एक किताब की चर्चा हमने पहले की थी। क्या नाम था उसका? मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ी हैं तो मुझे सबके नाम भी याद नहीं रहते। लेकिन ये जो लिखते हैं बड़ा रिसर्च करके किताबें लिखते हैं और जगह जगह जाकर ढूंढकर तलाश करते हैं कि किसी भी एक विषय को पकड़ के उसके बारे में पूरा गहराई में जाके, फिर चाहे उनको लाइब्रेरी के चक्कर लगाने पड़े, म्यूजियम के चक्कर लगाने पड़े या किसी और देश भी जाना पड़े, तो जाते हैं और वो सारा शोध करके अच्छे से लेकर आते हैं। हाँ, रेनेसां श्रुति, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। तो जो पुनर्जागरण की किताब थी रेनेसां, उसकी हमने बात की थी पिछली बार, जिसमें भारतीय पुनर्जागरण की बात थी। तो ऐसी ही किताब है वाह उस्ताद। और क्योंकि डॉक्टर प्रवीण झा खुद संगीत में काफ़ी रुचि लेते हैं, वो खुद भी बजाते हैं, थोड़ा गाते हैं, लेकिन अध्ययन अच्छा करते हैं और जानकारी बड़ी अच्छी रखते हैं। वो फेसबुक पर कई बार शेयर करते रहते हैं इस तरह की चीज़ें, शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई, बड़े बड़े कलाकारों और गुरुओं से जुड़ी हुई। तो ये उनका रुचि का विषय तो है ही। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी ये किताब लिख डाली जिसका नाम है वाह उस्ताद। और वाह उस्ताद से करीब शायद एक साल पहले, पिछले साल मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था राग गिरी। ये किताब लिखी हुई थी शिवेंद्र कुमार सिंह की और शायद एक और लेखक थे उनके साथ। तो ये दोनों किताबें अगर आप आगे पीछे पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं कि कौन सी किताब पहले पढ़नी है, लेकिन अगर दोनों पढ़ें तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। मुझे तो क्योंकि दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री जैसी लगती हैं कि कुछ बातें इसमें हैं, कुछ बातें उसमें हैं। जो रागगिरी है उसमें रागों की बातें ज्यादा हैं, एक एक राग उठाकर उस राग की चर्चा, उस राग का उद्गम कैसे हुआ, उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो मेरे तो पूरा सर के ऊपर से निकल जाता है टेक्निकल स्ट्रक्चर, क्योंकि मेरे दिमाग में वो संगीत वाला जो चिप होता है वो इंस्टॉल नहीं है, मैं केवल सुन सकता हूँ। तो इसीलिए हमने अपने परिचय में भी लिखा था कि तो क्या हुआ कि अगर आप तानसेन नहीं बन सकते, आप कानसेन तो बन ही सकते हैं। अपने कान से और दिल से आप संगीत की प्रशंसा कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसकी मधुरता को एंजॉय कर सकते हैं। तानसेन और कानसेन जैसी बात है कि अगर आप फनकार नहीं तो सुनकार ही सही, यानी आप में वो कुछ करने का वो कला तो नहीं है, क्योंकि अगर सब में हो गई तो फिर कलाकार कहाँ जाएंगे। सुनने वाले उन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है धरती पर, क्योंकि कलाकार तो एक हो, सुनने वाले हजार, तभी बात बनती है। तो उस तरह से मैंने रागगिरी पढ़ी तो उसमें बहुत कुछ टेक्निकल था जो, जैसा मैंने कहा, सर के ऊपर से निकल गया। लेकिन उसमें किस्से कहानियां बड़े अच्छे अच्छे थे रागों से जुड़े हुए, कि कुछ फिल्मों में कौन से राग इस्तेमाल हुए हैं, किस कलाकार ने क्या गाया है। तो उस किताब की चर्चा करते हैं किसी सर्कल में। लेकिन आज तो हमारा विषय है वाह उस्ताद। तो वाह उस्ताद जो है ये है घरानों के बारे में, अलग अलग, जैसे किराना है या कोई भी और घराना ले लीजिए, जयपुर घराना, इंदौर घराना, आगरा घराना, अलग अलग घराने, तो उनके बारे में इसमें बात है। और लेखक शुरू में ही बताते हैं कि किस उद्देश्य से उन्होंने किताब लिखी, किसको इसको पढ़ना चाहिए, आदि आदि। तो जैसे कहते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत सुनने से पहले संगीत के रागों को अगर हम समझ लें तो उस संगीत को सुनने का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कोई थाट की बात करता है, कोई ताल की, कोई स्वर की। और कई लोग कहते हैं कि संगीत समझने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आनंद की चीज़ है। तो सब लोग अपनी अपनी जगह ठीक हैं जब तक आनंद उठा रहे हैं। लेकिन इस किताब को पढ़ के अगर आपकी शास्त्रीय संगीत में थोड़ी सी भी रुचि है या आप थोड़ा सा भी एंजॉय करते हैं, जैसे किशोरी अमोनकर को सुन लीजिए या पंडित भीमसेन जोशी को सुन लीजिए, शिव कुमार शर्मा को सुन लीजिए, उस्ताद शुजात खान को सुन लीजिए, विलायत खान को सुन लीजिए, आपने अगर कभी भी इनको सुना है और आपको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा है उनमें से, तो आपको ये किताब पढ़ के बड़ा आनंद आएगा।
क्योंकि इसमें उन्हीं सब के बारे में बातें हैं, उनके इतिहास के बारे में, ये सब घराने कहाँ से शुरू हुए, कुछ कुछ विवाद जो घरानों के बीच में होते थे, कुछ कुछ मजेदार शर्तें जो लगती थी, फिर सारे जो गुरु होते हैं और बड़े बड़े संगीतकार थे, पहले तो किसी ना किसी राज दरबार में उनको आश्रय मिल जाता था, एक तरह से जैसे कहते हैं आजकल स्पॉन्सरशिप, क्योंकि राजा महाराजाओं की भी शान बढ़ जाती थी, इस तरह के बड़े संगीतकार कोई आ गए तो उन पर वैसे ही गर्व और फख्र करते थे, जैसे कहते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। तो इसमें लेखक ने पहले डिस्क्लेमर भी दे दिया, क्योंकि बहुत सारे किस्से कहानियां सुनाए हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई थी उन गुरुओं के बीच में, और क्योंकि हम हिंदुस्तान में बहुत कुछ डॉक्यूमेंट तो करते नहीं हैं, तो सारी बातें कहीं लिखी भी नहीं होती हैं, कई बातें सुनी सुनाई हैं, कहाँ सुना कितना सच है, वो सब वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन काफी कुछ पढ़ा है। और इस पुस्तक के आखिर में आप देखें जो संदर्भ सूची है, उसमें करीब 68 सोर्सेज लेखक ने दिए हैं, डॉक्टर प्रवीण झा ने, जहां से उन्होंने अलग अलग जानकारियां उठाई। तो उसी से अंदाजा लगता है कि कितना कुछ शोध किया है, अलग अलग जगहों पर जाके किताबें पढ़ी हैं, हिंदी की, इंग्लिश की, अलग अलग देशों की, जहां से भी कुछ जानकारी मिल सकती थी किसी घराने के बारे में वो उठाई है, यूट्यूब वीडियोस देखी हैं। और सजीव जी और आरपीआई के सभी मेंबर इस बात से बड़े खुश होंगे कि इसमें एक जो रेफरेंस है वो आरपीआई ब्लॉग का भी है, कृष्ण मोहन मिश्र का, तो वहां से भी कुछ जानकारी उठाई है इस किताब के लिए। तो इस तरह के कई सारे सोर्सेज हैं अलग अलग जगह से लिए हुए, वो सारी बातें इसमें दी हैं। कहानी उसी तरह की है घरानों की, और अगर मैं इसकी शुरू की जो सूची होती है, क्रम, जितने भी इसके चैप्टर्स हैं, करीब 20 के आसपास इसमें चैप्टर हैं। हाँ, श्रुति है, रीड द सोर्सेज ऑल्सो। मैं सारी किताब पढ़ता हूँ शुरू से आखिर तक, उसका वो कहाँ से पब्लिश हुई, एड्रेस वेड्रेस वो सब पढ़ता चलता हूँ आखिर तक। तो इसमें अलग अलग घरानों की बातें देखिए, चलिए, हाई फाइव डॉक्टर वसुधा, मेरे जैसा पागल एक और मिल गया। तो अलग अलग इसमें अध्याय हैं, चैप्टर हैं, और उनके शीर्षक ऐसे ही हैं कि सबसे पहले समझाया कि घराने आखिर हैं क्या, किसको कहते हैं घराना। घराने से पहले बना था बानी, अलग अलग जगह की बानी, फिर आया घराना। तो उसमें फिर बातें होती हैं ग्वालियर घराने की, और उसके लिए उदाहरण दिया है हाथी की चिंगाड़, नंगी तलवार की तान। ग्वालियर से चल के आगे बढ़ते हैं आगरा घराना, जिसका उदाहरण दिया है बाजूबंद खुल खुल जाए। सेनिया घराना, जिसको कहते हैं कि वो तानसेन का घराना था। उसके बाद बात आती है मेहर सेनिया घराना की, और वहां पे बात करते हैं कि वो मेहर से निकल के कैसे कैलिफोर्निया तक पहुंच गया। उसके बाद फिर कुछ और चीजें हैं, अलादिया खान घराना, जयपुर अतरौली घराना, माई बाई ताई की बातें, भिंडी बाजार, इंदौर घराना, मेरू खंड, इटावा घराना, पटियाला घराना, इमदाद खानी बाज। और पटियाला घराना के लिए कहा है कि तान जैसे अर्जुन का बाण इतना सीधा जाता है। उसके बाद मेवात घराना, मेरो अल्लाह मेहरबान, रामपुर सहसवान घराना, किराना घराना जहां सुर लग गया, शाम चौरसिया घराना, जोड़ी कमाल की, बनारस घराना, डागुर घराना, दिल्ली घराना। तो इन सब अलग अलग घरानों की बात है, और केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है, तो केवल जो अध्याय हैं उनके जो शीर्षक हैं वो हैं, लेकिन बातें फिर ये भी होती हैं कि वो घराने कैसे बने और कैसे आगे बढ़े। कि तानसेन के समय घराने नहीं थे, ध्रुपद, और काफी लोग ये कहते हैं कि ये तो जितने भी संगीत के घराने बने वो तो मुगल साम्राज्य की देन है, लेकिन वो बात भी पूरी सच नहीं है, क्योंकि हमारे वेदों में भी ध्रुपद की बात है, अलग अलग स्वरों और सुरों की बात है। तो वो कहाँ से कैसे इवॉल्व होता चला गया, कहाँ उसने घरानों का रूप लिया, तो इसमें सभी ने थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और नवाबों के लिए तो ये काफी प्रसिद्ध है कि उन्होंने संगीत को जो आश्रय दिया, प्रश्रय दिया, कि संगीतकार बड़े बड़े गुरु पनप सके, क्योंकि उनको अगर अपनी रोजी रोटी मिल जाए तो संगीत पर पूरा ध्यान दे सकते हैं। इस तरह के सबके थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन है, और संगीत एक ऐसी चीज है जो करीब करीब हर कोई पसंद करता है, सभी ने उसमें अपना अपना भाग लिया है, और इसी तरह से समय के साथ इवॉल्व होता गया। तो यहाँ पर थोड़ा एनालिसिस है कि घरानों के नाम शायद खानदानी पूर्वज उनकी धरती के आधार पर थे या जगह के आधार पर थे, लेकिन वो चीजें भी बदलती गई हैं। जैसे जयपुर अतरौली घराना जो है वो जयपुर में आधारित नहीं है, वो अब कोल्हापुर में चला गया है। ऐसे ही आगरा घराना, उसके अवशेष आपको आगरा में जरूर मिल जाएंगे, लेकिन जो उसकी असली ज्योति है वो जलती है बड़ौदा, मैसूर, मुंबई में। ऐसे ही शाहजहांपुर घराना, इटावा घराना,
ये तो उत्तर प्रदेश से उठ के वेस्ट बंगाल चले गए। कुछ घराने जो हैं वो अपनी जगह पर रहे, लेकिन कई घराने ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर तक चले गए हैं। इसमें ये बढ़िया बढ़िया जानकारी, और अगर मैं इसके कुछ एक वो उठाऊं अच्छी बातें जो मैंने नोट करके रखी थी, कई सारे किस्से हैं। जैसे एक तो मुझे तो यही नहीं पता था कि तानसेन का असली नाम क्या था, वो भी इसी में पता लगा था। मतलब तानसेन, मियाँ तानसेन बनने से पहले उनका क्या नाम था, और वो खुद स्वामी हरिदास के शिष्य थे। उनका असली नाम था रामतनु पांडे। बाद में जाके जो हाजी सुजान खान बने, उनका असली नाम था सुजान दास। जो चांद सूरज खान बने, उनका नाम था प्रभाकर दिवाकर। बैजू बावरा का नाम था बैजनाथ मिश्र। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो पहले अलग अलग नाम थे उनके, फिर किसी ना किसी दरबार में जाके उनके नाम बदल गए। तो एक समय ऐसा आया कि जितना भी शास्त्रीय संगीत था वो सारा मुस्लिम संगीतकारों के पास था, जिनकी शरण में वो पल बढ़ रहा था शास्त्रीय संगीत। लेकिन समय ने फिर से पलटी खाई, कुछ पंडितों ने सीखना शुरू किया, और इसका श्रेय जाता है महाराष्ट्र को। तो उसके बाद कुछ हिंदुओं ने सीखा, कुछ ब्राह्मणों ने सीखा, और उसके बाद संगीत ने फिर अपना धर्म मानना छोड़ दिया। उसके बाद फिर संगीत सबका हो गया। अब जैसे पंडित जसराज हैं, पंडित भीमसेन जोशी हैं, रवि कुमार शर्मा हैं, कई सारे लोग हैं जो अब इसी ज्योति को आगे बढ़ा रहे हैं। कई सारे घराने जो हैं वो धीरे धीरे खत्म भी हो गए, और कुछ जो हैं वो इवॉल्व होकर अपना अलग अलग रूप ले चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं इसमें, कई सारे घरानों की जिनका इवोल्यूशन हुआ, जो अभी भी चल रहे हैं, जो पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे आगे। और उन्होंने लिखा, जैसे मैंने कहा ना कि एक पॉइंट पे, ओह मेरे घर पे कोई आ गया, मुझे रुकना पड़ेगा, एक रुकावट के लिए खेद। अब हम वापस आ गए हैं। तब मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर वसुधा तानसेन के गांव जाकर आ चुकी हैं, क्या बात। ये बड़ी समस्या है डॉक्टर वसुधा के साथ। आप किसी भी किस्से, किसी भी कलाकार या किसी की बात करें और पता लगता है कि उनसे या तो मिलके आ चुकी हैं या तो ऑटोग्राफ लेकर आ चुकी हैं। बस अब इसमें ये शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके पास तानसेन की असली रिकॉर्डिंग है, उनकी ऑटोग्राफ की हुई किताब है कोई या कोई रिकॉर्ड है, वरना तो हम जल के भस्म हो जाते। लेकिन वापस आते हैं और इस किताब की कुछ एक अच्छी अच्छी जो घटना है। जैसे एक तो हमारे संगीतकार थे ओंकार नाथ ठाकुर, उनका एक बड़ा अच्छा किस्सा है जो मुसोलिनी के साथ हुआ था। तो ऐसा था कि ओंकार नाथ ठाकुर जो हैं उनको श्रेय जाता है कि, और डॉक्टर वसुधा कह रही हैं इतनी बूढ़ी नहीं हूं मैं, लेकिन वसुधा तो अरबों खरबों वर्षों से विद्यमान है। तो ये साबित बात है कि वसुधा ने सब कुछ देखा है जो जो हुआ है इतिहास में। ओंकार नाथ ठाकुर की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये कहा था कि संगीत जो है वो बीमारियों को भी ठीक कर देता है, एक तरह से इलाज का काम करता है, उपचार कर देता है चीज़ों का, म्यूजिक थेरेपी अगर कहें। तो ये कॉन्सेप्ट पहली बार ओंकार नाथ ठाकुर जी की वजह से आया था, और कई लोगों ने मजाक बनाया। लेकिन ये बात उड़ते उड़ते, चलते चलते, पानी में तैरते तैरते इटली के तानाशाह जो थे मुसोलिनी, वहां तक पहुंच गई। और ऐसा कहते हैं कि मुसोलिनी को नींद नहीं आती थी, उनको इंसोम्निया की बीमारी थी, अनिद्रा की बीमारी। उन्होंने कांटेक्ट किया ओंकार नाथ ठाकुर जी से। अब पता नहीं वो कहाँ मिले, भारत में या इटली में, लेकिन जहां भी मिले दोनों मिले। मुसोलिनी के सामने बैठे हैं ओंकार नाथ ठाकुर, और उनको कहा कि आप कुछ ऐसा बजाएं कि मुझे नींद आना शुरू हो जाए। तो मुसोलिनी तो हमेशा फौजी वेशभूषा में होते थे। उनको देखकर, क्योंकि फौजी हैं सामने, तो ओंकार नाथ ठाकुर ने सोचा कि वीर रस में कुछ बजाया जाए। तो उन्होंने वीर रस में राग हिंडोल की तान लेनी शुरू की, और जैसे जैसे सुर ऊंचे होते गए वैसे वैसे आखिर तक आते आते जो मुसोलिनी थे वो पसीने से एकदम तरबतर, पूरे गीले, कांपने लगे, और एकदम आंखें उनकी तपने लगी, चेहरा लाल हो गया। ये सारा किस्सा इस किताब में है। और आखिर में जब रहा नहीं गया तो मुसोलिनी ने कहा स्टॉप, बस अब और नहीं सहा जाता। ये होने के बाद ओंकार नाथ ठाकुर ने फिर दूसरा राग छेड़ा। उन्होंने इस बार राग छायानट गाया, और ये राग सुनने के बाद जो इतना पसीने से नहा गए थे मुसोलिनी, और एकदम चेहरा लाल हो गया था वीर रस सुनते सुनते, अचानक से जो है वो पूरे भाव विह्वल हो गए एकदम से। जो कहते हैं ना कि पूरा जो मर्म था वो आ गया उनके चेहरे पर, एक दर्द आ गया। और वो दर्द इतना बढ़ा कि मुसोलिनी खुद वायलिन बजाते थे,
उन्होंने अपनी वायलिन उठाई और वो बजाना शुरू किया। उसके बाद पंडित जी ने छेड़ा राग पुरिया, और राग पुरिया सुनते सुनते, वायलिन बजाते बजाते मुसोलिनी को कहते हैं कि नींद आ गई। तो इस तरह की घटनाएं हैं जो म्यूजिक थेरेपी से रिलेटेड हैं। ये भी कहते हैं कि एक बार पंडित जी के किसी मित्र को तेज बुखार था, और उनको जब खबर हुई तो पहुंच गए अपना तानपुरा लेकर और राग श्री गाने लगे। कहते हैं कि आलाप खत्म होते होते मित्र के पसीने छूट गए और उनका बुखार भी उतर गया। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि बागेश्वरी गाते गाते एक बार उन्होंने जंगल में शेर को शांत कर दिया था। अब ये बड़ी कल्पनातीत, अविश्वसनीय बात लगती है, और जैसे लेखक ने शुरू में भी कहा है कि कुछ किस्से कहानियों को ड्रामेटाइज भी किया जा सकता है, सुनी सुनाई बातें होती हैं। लेकिन अगर आप पंडित जसराज की बात सुने, जो हमारे बीच में ही रहे हैं, उन्होंने तो ये साबित भी किया हुआ है कि वो जंगल में तो नहीं गए, लेकिन लखनऊ में एक बड़ा मजेदार नाम का बाग है जिसका नाम है बंदरिया बाग। वहां पे चिड़ियाघर है, और वहां कहते हैं कि एक शेर थोड़ा बेकाबू हो गया था चिड़ियाघर के अंदर, और वहीं पर उन्होंने जांचने के लिए कि वाकई पशुओं पर इस बात का असर होता है कि नहीं, वहीं वो बैठ गए और उन्होंने अपना वही बागेश्वरी वहां बजाना गाना शुरू कर दिया, और कहते हैं कि शेर वाकई शांत हो गया। अब ये बात तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो लिखी हुई भी है उनकी कहानी में। बात माननी इतनी आसान नहीं है, लेकिन जब हम भी अगर संगीत सुनते हैं इस तरह का कुछ, तो अगर हमारे दिल दिमाग में एजिटेशन होता है तो काफी हद तक शांत हो जाता है। और अगर दिल दिमाग बहुत शांत है और उसको एजिटेट करना है, उसको आंदोलित करना है, तो भी आप संगीत सुन सकते हैं, वो भी संगीत से हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब आप बहुत ऐसी जगह पे ड्राइव कर रहे हैं जहां पर एक्सीडेंट के चांस ज्यादा हैं, स्पीडिंग के चांस ज्यादा हैं, तो आप जगजीत सिंह को सुनिए, कुछ ठंडा संगीत सुनिए, जिससे आपका जो एड्रेनलिन रश है वो कंट्रोल में रहे। उसका असर तो वाकई होता है। और देखिए, श्रुति बता रही है बड़ी अच्छी बात, इनको तो आशीर्वाद भी मिला हुआ है। बताइए, तो हम धन्य हैं ऐसी संगत में रहकर जहां लोग तानसेन की मिट्टी को छू कर आए, उनकी ऑटोग्राफ ना सही, और श्रुति तो स्वयं आशीर्वाद लेकर आई हैं। चलिए, हमारा ये इस बहाने सफल हो गया। अब इसमें एक और घटना है जो मैं सुनाना चाहता हूँ आज का ये अंत करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे, जैसे हमने कहा, घराने और कलाकारों की बात, पहले तो राज दरबारों में आश्रय मिल जाता था। एक और चीज जो अच्छी जानने लायक है इसमें, कि जो महिलाएं आई संगीत में, उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है तवायफों को, क्योंकि उन्होंने गाना सीखा, बजाना सीखा, मुजरा करने के बहाने ही सही, लेकिन उसमें से निकल के कई सारी बहुत आगे बढ़ गई। जैसे केसर बाई की बात है, वो कहते हैं कि संगीत में मतलब सबसे ऊंचा मुकाम अगर किसी ने पाया है तो केसर बाई ने पाया है। देवदासी परिवार से आती थी और मतलब इतना ऊंचे पहुंच गई कि उनके बारे में कहते हैं कि वो एक बार राष्ट्रपति भवन से आ रही थी और इंदिरा गांधी जी मिली उनको। इंदिरा जी ने केसर बाई का गला छूकर कहा कि आपकी बुलंद आवाज मुझे दे दीजिए। अब केसर बाई का जो स्वाभिमान था वो कम थोड़ी ना है, तो उन्होंने सीधे कहा इंदिरा गांधी को कि तुम तो यूं ही इतना चिल्लाती हो, मेरा गला मिल गया तो तू तो भूचाल ला देगी। इतनी बातें हैं। और कहते हैं कि जब रेडियो आया और केसर बाई ने अपना ही संगीत किसी पान की दुकान पे या ऐसे किसी छोटी सी दुकान पर सड़क के किनारे बजते देखा, तो उनका गुरूर इतना था, उन्होंने कहा कि केसर बाई की आवाज पान बीड़ी की दुकान पर तो नहीं बजेगी, इसकी जगह इतनी ऊंची है जहां किसी की आवाज नहीं। इसके बाद उन्होंने रेडियो में गाना ही बंद कर दिया। लेकिन कहानी उससे आगे जाती है 1977 में, जब वॉयेजर जो स्पेसशिप है अमेरिका का, नासा का, वो जब अंतरिक्ष में गया दुनिया भर के आर्टिफैक्ट्स लेकर, अलग अलग तरह के संगीत, आवाजें, वो सब लेकर, कई सारी दुनिया भर की चुनिंदा आवाजें, तो उसमें केसर बाई का गाना जो है, जात कहाँ हो, वो भी गया। और वो कुछ साल पहले हमारे सौरमंडल से बाहर निकल चुका है जहाज। तो अब देखिए केसर बाई की आवाज कहाँ तक पहुंच गई है। तो इस तरह से कई सारी महिलाएं जो हैं संगीत में आई और उन्होंने अपनी एक अलग ही जगह बनाई। मुझे तो ये नहीं पता था कि किशोरी अमोनकर जो हैं उनकी माता श्री भी उसी तरह से आती हैं। उन्होंने भी मुजरा के बहाने ही अपना संगीत सीखा था, तवायफ थी। लेकिन देखिए वो कहाँ पहुंची और उसके बाद किशोरी अमोनकर कहाँ पहुंची। तो इस तरह की कई सारी महिलाओं के इसमें उदाहरण हैं, उनकी कहानियां हैं।
लेकिन जो आखिर में इसमें कहानी है वो बड़ी शानदार है कि वो अमेरिका की कहानी है, कैलिफोर्निया की। कहते हैं कि जब हिप्पियों का जमाना था 1960-70 के आसपास, दुनिया भर के हिप्पी जो हैं और कैलिफोर्निया में उनका मेला लगता था। अब भी कहते हैं कि कैलिफोर्निया दुनिया की वोक कैपिटल है। तो कुछ मामलों में कैलिफोर्निया वाले बड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, आगे रहते हैं। हिप्पियों के प्रोग्राम थे और उसमें बड़े बड़े लोग थे, कई सारे बड़े संगीतकार थे, वो सब आए हुए थे। और उसमें तो होता ये था कि लोग अपनी गिटार तोड़ देंगे, फर्नीचर तोड़ देंगे, हंगामा कर देंगे। तो हिप्पी घूम रहे थे, कई दिन का संगीत समारोह था वो। सारा हंगामा हंगामा करने के बाद सारे लोग थक चुके थे और बस अपने जो भी होते हैं उनके बीड़ी सिगरेट आदि आदि वो सब पी पा के इधर उधर पड़े हुए थे। वहाँ जिमी हेंड्रिक्स भी थे, जेनिस जैपलिन भी थी, कई सारे इस तरह के लोग थे। और वहाँ हमारे पहुंचे हुए थे दो लोग, रविशंकर, और रविशंकर के साथ एक और थे, ये उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन दो लोग थे, दोनों पार्टनर थे उस समय पे। तो रविशंकर ने बैठा और सोचा कि अब क्या ही गाएंगे हम लोग इतने हिप्पियों के बीच में, तो क्या कौन सुनेगा हमको। श्रुति ने कहा ये यूट्यूब पर वीडियो, हाँ ये देखनी है मुझे, मैंने देखी नहीं, मैं तो केवल कहानी पढ़ी है। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि अब ये तो सब ऐसे ही पीपा के पड़े हुए हैं ड्रग्स में, फिर भी क्योंकि वादा तो किया था कि रविवार की दोपहर भारतीय शास्त्रीय संगीत होगा थोड़ा सा। पहुंच गए रविशंकर और उनके साथ थे ये बुलंद अल्लाह रखा खान। दोनों मंच पर आलती पालती मार कर बैठ गए। धीरे धीरे राग भीम पलासी में आलाप लेना शुरू किया और सितार की जो धुन थी, कहते हैं कि सितार और संतूर ऐसे वाद्य हैं जो किसी को नींद से जगा दें, ताजगी भर दें। तो लोगों की नींद खुलने लगी, मंच के आसपास लोग टहलना शुरू करने लगे। उसके बाद जो लोग खड़े थे घूम रहे थे वो बैठ गए। जिमी हेंड्रिक्स बड़े मोहित हुए, बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन, ये सब पंडित रविशंकर के शिष्य बन गए इस बात के बाद। और यहीं से जो है भारतीय संगीत की, कहते हैं कि विश्व विजयी अभियान जो था वो शुरू हो गया एक तरह से। उसके बाद तो कई सारे संगीतकार आए, अनुष्का शंकर खुद हैं पूरी दुनिया पर एक तरह से संगीत के बहाने हुकूमत करती हुई। तो इसके बाद बहुत कुछ हुआ, लेकिन हमारे अपने ही देश में वो संगीत थोड़ा थोड़ा कम होता गया। लेकिन कहीं ना कहीं है, जैसे केसरबाई की आवाज ब्रह्मांड के दूसरे कोने में बज रही है कहीं ना कहीं, तो ये भी चलता रहे। ये थी इस हफ्ते की किताब। अगले अंक की किताब होगी मैत्रेयी देवी की लिखी हुई ना हन्यते। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।